A very good morning to students. Students, let's start with the topic 2 of the unit 2, that is dam. So I think all of you must be knowing what is dam. A dam is what? So dam is what? It's a barrier which is constructed across a river. It's nothing but a barrier that is constructed across a river या natural stream का हो. Which for which purpose? To create a reservoir for impounding water, for storing water. आई होप इट इज क्लियर. डैम क्या है? एक दीवार खड़ी कर दी गई है, एक बैरियर, एक रुकावट खड़ा कर दिया गया है. किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट अ रिवर या नेचुरल स्ट्रीम. किस वजह से? ताकि उसके पीछे हम रिजर्वायर बना सके, उसके अपस्ट्रीम साइड में हम रिजर्वायर बना सके. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर स्टोरिंग द वाटर. द डैम इज मेन फॉर सर्विंग मल्टीपर्पज फंक्शन. ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये. सो इट इज मेन फॉर सर्विंग मल्टीपर्पज फंक्शन. जैसे कि क्या हो सकता है डैम से? एक इरिगेशन हो सकता है, पावर स्टेशन बन सकता है, फ्लड कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अगर ज्यादा पानी आ रहा है तो हम रिवर को आगे ना बहते हुए हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहे डैम से, और उसमें फ्लड का पानी रुक जा रहा है, इसलिए आगे जो उसके गांव है या एरियाज है वहां पर फ्लड नहीं पहुंच पा रहा है. तो फॉर फ्लड कंट्रोल ऑल्सो दिस डैम और दिस प्रोजेक्ट इज यूटिलाइज्ड. फॉर वाटर सप्लाई, अगर कहीं पर पानी कम पड़ गया है, ड्रॉट आ गया है, वहां पर वाटर सप्लाई करना है तो डैम कैन बी यूज. देन फिशरी पर्पज के लिए, रिक्रिएशन पर्पज के लिए आप डैम्स को यूज कर सकते हो. डैम्स किस किस प्रकार के अवेलेबल है? देर आर सर्टन classifications of dam available. Let's head up to one by one. Based on material of construction, based on material of construction, मटेरियल के हिसाब से भी डैम्स है. जैसे कि एक रिजिड डैम होता है, एक नॉन रिजिड डैम होता है. रिजिड डैम जो कंक्रीट का बना होता है, विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ मैसनरी और कंक्रीट या स्टील या टिम्बर. ठीक है, एक सॉलिड प्लैंक्स वगैरह या प्लैंक्स लगा देते हैं तो टिम्बर यूज करके करते हैं वो, कि हम प्लैंक्स का दीवार खड़ी करते हैं, स्टील की दीवार खड़ी करते हैं, कंक्रीट की दीवार खड़ी करते हैं, मैसनरी की दीवार खड़ी करते हैं. उस डैम्स को हम रिजिड डैम्स कहते हैं. इट कैन बी designated or called as a masonry dam, concrete dam, steel dam या timber dam. I can show you some pics related to this. So here are the classifications of dam. Okay, so it is in such form that there are some classifications according to use, there are some classifications according to hydraulic design, according to material, and according to structural behavior. Let's discuss one by one. Let's move ahead with the classification according to use. According to use, यूज के हिसाब से स्टोरेज डैम है. स्टोरेज डैम एक ऐसा डैम जिसमें आप पानी स्टोर करने वाले हो. तो वो कौन कौन से मटेरियल्स के बनते हैं या कौन कौन से टाइप से उसमें, तो वो देखते हैं. तो स्टोरेज डैम इज अ डैम कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन देयर इज अ लार्ज फ्लो इन द रिवर. जब ज्यादा पानी रिवर में रहता है तब वो पानी को स्टोर करने के लिए डैम बनाए जाते हैं. द स्टोर्ड वाटर इज यूटिलाइज्ड लेटर ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द फ्लो इन द रिवर इज रिड्यूस्ड. ये कब यूज किया जाता है इस डैम्स को? व्हेन द फ्लो इन द रिवर इज रिड्यूस्ड, और जब एरियाज को पानी की जरूरत है. ठीक है, तो पानी जो स्टोर होता है वो पानी हम सप्लाई करते हैं टू द एरियाज वेयर देयर इज अ ड्रॉट happens. Okay, so the examples of the storage dams are gravity dam, earthen dam, rockfill dam, arch dam. Okay, so storage dam, this is called as a gravity dam, which is constructed across the width of the river to store the water at the upstream side. As you can see here, this is the concrete dam which is constructed, or you can call it as a rigid dam also, which is constructed across the width of the river, to store the water on the upstream side. See, this is also an example. Here you can see the spillways. These are the spillways. From this is the downstream portion, and the portion at the other end is the upstream portion where there is a river which is obstructed and the water in it has got stored. Okay, so
If you want to release the water, you will open this gates. There is a gates available over here. You will open the gates and allow the water to fall through this spillways and then from this canal. Okay, I hope it is clear to all of you. Then this is an earthen dam which is constructed of earth, and gravity dam is constructed of concrete. This is an example of gravity dam. This is an example of gravity dam. Now you can see the earthen dam where you can only see that there is a slope created at the head of the river, to store the water in this region, to store the water in this region. Okay, when this earthen dam has been created, when there is a river with a minimum flow to be obstructed, or when there is a lake, you can call it as a stream. When there is a stream with minimum flow which is required to be obstructed, then you create such type of dams to obstruct those limited amount of water with this slight head, with this slight slope, which is either created of an earth, or with the help of this bricks or checker blocks. Okay, here you can see the Rockfill Dam. See, as you can see at the downstream side, this is the downstream side. This is the upstream side where the water has been stored with the help of this obstruction, which is called as a dam. Okay, तो आप देख सकते हो कि डाउनस्ट्रीम साइड में रॉक की फिलिंग कर दी गई है, स्लोप्स बनाया है पहले तो, वैसे ही अदर साइड में भी है, यानी कि अपस्ट्रीम साइड में जहाँ पानी स्टोर किया है वहाँ पर भी यही किया हुआ है. क्या किया है, एक स्लोप क्रिएट किया गया है, यानी कि एक obstruction in the form of slope has been created, and that too with the material that is rock, that too with the material that is rock. आपने रॉक से ये स्लोप क्रिएट किया है, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया है. आई होप इट इज क्लियर. अब अर्दन डैम और रॉकफिल डैम्स में डिफरेंस क्या रहेगा. अर्दन डैम क्योंकि अर्थ का बनाया हुआ है, जब पानी का प्रेशर पड़ेगा तो देर इज अ चांस ऑफ इरोजन, whereas in the when there is a rock that has been used for creating the obstruction, you will find that it is very hard to erode the rock. Okay, so a small waves of the rivers will not be able to erode this so-called rocks. Okay, so that is the difference between the earthen dam and the rockfill dam. Then there is an arch dam, that is also a rigid dam. See, this earthen dam is a non-rigid dam, whereas this gravity dam is a rigid dam. This rockfill dam is also an earthen dam. It's also a non-rigid dam. This arch dam is constructed of a concrete, so it's also a rigid dam. Here you can see there is a dam constructed. See, this is the gates from where the water is falling at the downstream portion. Okay, on the spillway, over the spillways. But hardly I can see the spillways over here, as it is clearly visible in this picture, and in this picture that the water is sliding over the spillways. Okay, but whereas in this arch dam you are hardly finding any uh, spillway that has been constructed, but there is a spillway that is used to be constructed, that is actually constructed in the arch dam as well. Okay, so arch dam is nothing but a gravity dam made up of concrete in this arch form. Okay, in this arch form, there is a geometrical difference between the normal gravity dam or a concrete dam and an arch dam. What is the geometrical difference? When you can see the simple gravity dam or a concrete dam, you can see it is perpendicular to the flowing water. It is perpendicular to the flowing water, where the water pressure is directly perpendicular to it. Whereas if you will see in this arch dam, if the water is putting up the pressure in the perpendicular form, then it is getting divided at both the sides of the arch dam, and the pressure is getting distributed to the abutments that are constructed at the ends of this arch dam. I hope it is clear, students. Now the divergent dams are weir and barrages. Now what is this weir and barrages? Let's see.
A diversion dam is constructed for the purpose of diverting water. What is this diversion dam? Storage dam क्या था? Store करने के लिए पानी. Diversion dam is for diverting the water of the river into an off-taking canal. into an off-taking canal मतलब जो बाजू से लग के कैनाल है उसमें पानी को डाइवर्ट करने के लिए ये डैम बनाया जाता है. डाइवर्जन डैम इज यूजली ऑफ लो हाइट. इसकी ज्यादा हाइट नहीं रखा जाता है क्योंकि सिंपली आपको पानी को डाइवर्ट करना है. तो a small height or a optimum height of a barrier is sufficient enough to divert the water from the straight path to the off-taking canal, right? And it has a small storage reservoir on its upstream. Obviously जब आप कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करोगे तो उसमें स्टोर होगा पानी, उसमें पानी रुका जाएगा. So there is a small storage reservoir on its upstream. So the examples are weir and barrages. Here you can see the water is flowing. The water is flowing, but there is a small size or a small height of a barrages that has been constructed to divert the water to the off-taking canal. Here you can see the water is getting diverted to this off-taking canal. Okay, so this is what the purpose of a weir and a barrages are. This is a diversion dam. Here you can see the barrages. Sorry, here you can see the weirs. देखिए यहाँ पे एक स्मॉल हाइट का एक वेयर खड़ा किया गया है तो पानी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता, डाइवर्ट हो सकता है. Barrages, nothing but a dam constructed to divert the water. See students, now what I wanted to tell you is the both the weir and barrages are diversions. Okay, are diversions. Okay, but there must be some difference between weir and barrages, right? So what is it? Weir is nothing but a small obstruction that is created to obstruct the water to the off-taking canal, right? As you have already seen. But what is this barrages? Okay. What is this? Weir and barrages are also used for. It is not only used for the diversion, but also used for controlling the flood or controlling the flow. Okay, in the river. How it can be controlled? If we can see that there is a huge flow of water that is coming from a river, so you can use a barrier that is a weir so that the part of a water gets obstructed or diverted to the canal. Okay, see, there is a canal as you can see over here. Here you will find there is a gate available. Okay, so when there is a gate available over here and barrages is not constructed fully across the width. Okay, weir or a barrages are not sorry, weir is not constructed across the full width of the river. It is constructed at the partial width of the river. Okay, so when you will see, or if it is constructed across the full width, then it will be of a slight height. Okay, so that the when the water is getting accumulated at this portion, it will get overflow to its full quantity to the downstream side, right? So if it is constructed to the full width, then it will be of a limited height, so that the entire water when it get accumulated over here get overflowed from the weir height. Okay, from the crest of the weir. Okay, so if you want to divert the water, then what you will do? You will just simply open the gate of the canal, so the water will get automatically diverted to the off-taking canal. Okay, so it also controls the flow of the river. As you are diverting the water, you are controlling the flow of the river, right? You are making a part of the water to get diverted to other streams, right? So not only you are diverting the water, but you are also controlling the flow with the help of this weir and barrages. Now the difference between weir and barrages. Uh, See, actually, there is hardly a difference between the weir and a barrages. I can show you over here. Both the term used in irrigation engineering in conjunction with storage and regulation of water.
A weir is mean of stopping the flow. Weir किसे use करते हैं for controlling the flow in a water stream. Okay. It could be any impervious layer constructed with earth. या तो आप इसको earth का बना सकते हो या masonry का या concrete का. Okay. Weir जो है ऑब्स्ट्रक्ट करता है आपके फ्लो को एंड रेज द लेवल, और लेवल को रेज करता है, और जब लेवल रेज हो जाता है तो वाटर ओवरफ्लो करके वेयर से ऊपर चला जाता है, राइट. वाटर गेट डिस्चार्ज ओवर द वेयर. देखिए वाटर क्या करता है, ओवर द वेयर डिस्चार्ज होता है, एंड दस ऑब्वियसली देयर कैन नॉट बी एनी रेगुलेशन ऑफ वाटर फ्लो. हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे इसमें, है ना. द रेगुलेशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन अ वेयर थ्रू द प्रोविजन ऑफ गेट्स. अगर आप गेट्स डाल दो तो देयर विल बी there will be a provision of controlling the flow, that too accurately. Okay, so the weir with controlling gates are called as a barrages. I hope it is clear to all of you. And if there will be a gate, there will be a greater height as compared to the previous weir without gate, right? So a weir with gate is called as a barrages, which is having a much better controlling efficiency of flow, whereas in a weir it is just a height that is controlling the flow, and if the water is going beyond the height, it is simply getting overflowed. Okay, so a weir with a weir with a gate are known as barrages. Okay, so that's it. If the water flow is regulated through mechanical gates, then it is called as a barrage. I hope it is clear to all of you students. So let's come back to our notes only. So a rigid dam, बात हो गई है. Constructed of masonry, concrete, steel or timber, can be called as masonry, concrete, steel dam or timber dam. Non-rigid dams are made up of earth, clay and rock materials. Can be called as earthen dam, rockfill dam, composite dam. Okay. Based on structural behavior. पहला क्या देखा हमने? Based on material of construction. Based on structural behavior. ठीक है. Very first is solid gravity dam. It is constructed with masonry or concrete. ये हमारी बात हो चुकी है. Concrete dam को हम जो है solid gravity dam भी बोलते हैं. The external forces such as water pressure जो आता है and uplift pressure are resisted by the weight of the dam. जो आपको तो पता है कि वाटर प्रेशर कैसा आता है, अपलिफ्ट प्रेशर कैसा आता है, आपको सब पता है. यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन योर एडवांस कंक्रीट स्ट्रक्चर्स. So uplift pressure and water pressure are resisted by the weight. जो कंक्रीट का वेट होता है उससे रेजिस्ट होता है. ग्रेविटी डैम्स ऑब्वियसली कंक्रीट का बना है तो आर स्ट्रॉन्गर और लेस रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस, लेकिन इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, लेबर स्किल्ड लगेगी. ये किसकी कैटेगरी में आता है? ये ग्रेविटी डैम किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये स्टोरेज डैम की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें पानी स्टोर करते हैं आप. ये नॉन ओवरफ्लो डैम के कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आता है क्योंकि गेट्स होते हैं, पानी ओवरफ्लो नहीं करता है ऊपर से. यू अलाउ द वाटर टू फ्लो थ्रू गेट्स. ओके, एंड इट इज अ रिजिड डैम. इस तरीके का. अब यहाँ पानी स्टोर करते हो, गेट्स खोलोगे तभी पानी यहाँ से फ्लो करेगा. आई होप इट इज क्लियर. आर्च डैम, ग्रेविटी डैम और आर्च डैम में सिर्फ इतना ही फर्क है, ये सीधी होती है, ये टेढ़ी ऐसी आर्च के फॉर्म में होती है. दैट इज द ओनली डिफरेंस, वेयर एज मटेरियल्स आर सेम. ओके, it is a curved masonry और concrete dam. The water pressure acting on it, जो water pressure आता है, जैसे कि हमने previously देखा, concrete dam में सीधा आएगा perpendicular, तो उसको किसको झेलना पड़ेगा? Self weight of the dam को. इसमें क्या होगा? The water pressure acting on it are resisted by the arch action. Arch action की वजह से वो divert हो जाएगा. It require very strong bedrocks to build the abutments. इसके bedrocks यानी कि foundation बहुत strong होना चाहिए ताकि abutments, मैंने बताया आपको, प्रेशर यहाँ से जो आएगा वो अब्यूटमेंट पर जाएगा, इधर और इधर. ठीक है, तो इट रिक्वायर अ वेरी स्ट्रॉन्ग अब्यूटमेंट्स, और वेरी स्ट्रॉन्ग अब्यूटमेंट्स के लिए उसके फाउंडेशन रॉक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है. ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर. इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ पानी स्टोर करता है, रिजिड है और नॉन ओवरफ्लो है. आई होप इट इज क्लियर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बट्रेस डैम. बट्रेस डैम अगेन अ ग्रेविटी डैम. देखिए यही है, ये ग्रेविटी डैम ही है इस तरीके का, लेकिन इसके जो पेयर्स होते हैं उस पर एक इस तरीके का अब बट्रेस बनाया जाता है, यानी कि एक कंक्रीट का एक्सटर्नल पोर्शन बनाया जाता है, जैसे कि काउंटर पोर्ट रिटेनिंग वॉल में होता है वैसा ही. एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऑफ
concrete RCC is constructed at the piers at the downstream side to give the stability to the dam. It behaves like a retaining wall. देखिए, it consists of a sloping deck on the upstream side, which is supported by a number of buttresses. यहाँ पे sloping deck होता है, जो इस पर प्रेशर आता है, जो इस पर प्रेशर आता है, water pressure is supported by this deck buttresses. Is supported by this buttresses in the form of counterfort, जैसे कि counterfort retaining wall होती है. It resists the force acting on it by the buttresses. Buttresses जो है वो force को resist करते हैं. ये एक solid dam है, जो rigid dam है और non overflow dam है. I hope clear हो गया ये. Based on structural behavior आप देख रहे हो कि gravity dam का pressure कौन resist करता है, self weight. और आर्च डैम का कौन करता है, उसके अब्यूटमेंट्स. बटरेस डैम का कौन करता है, बटरेसेस. वैसे ही एम्बैंकमेंट डैम, इट इज कम्प्लीटली और constructed of the earth. Okay, sometime it may be of earthwork with rock fill. It raises the water pressure by its shear strength. वो अपने shear strength, अपनी width से water pressure को resist करेगा. जितनी ज्यादा width रहेगी, जितनी ज्यादा width रहेगी, उतना अच्छे से resist करेगा. I hope it is clear. ये किस कैटेगरी में आता है, स्टोरेज डैम, क्योंकि पानी स्टोर करता है. नॉन रिजिड डैम, ये रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड डैम है. और ये ओवरफ्लो डैम है. इसके पहले वाले पूरे नॉन ओवरफ्लो थे, ये ओवरफ्लो डैम है. बेस्ड ऑन फंक्शन देयर इज अ स्टोरेज डैम. बेस्ड ऑन फंक्शन इसके ऊपर बात हो चुकी है हमारी. एक स्टोरेज डैम होता है, एक डिटेंशन डैम होता है, एक डाइवर्जन डैम होता है. डिटेंशन डैम क्या करता है, इट मेनली कंस्ट्रक्टेड टू डिटेन द फ्लड वाटर टेम्पररली इन द रिजर्वायर. वो पानी को रोक के रखता है टेम्पररली फॉर द रिजर्वायर एंड देन ग्रेजुअली रिलीज इट सो दैट द डाउनस्ट्रीम एरिया में नॉट बी डैमेज ड्यू टू सडन फ्लड. देखिए, जब ज्यादा फ्लो आ रहा है, एकदम फ्लो आ रहा है और आपको गेट्स खोलना पड़ रहा है, तो क्या होगा, गेट्स से बहुत ज्यादा पानी फ्लो करेगा क्योंकि आपका हाइट बढ़ चुका है, वाटर लेवल यहाँ तक आ चुका है. अब आपको गेट्स को ओपन करना पड़ रहा है और फ्लो ज्यादा है. तो इस केस में आप डिटेंशन डैम, एक टेम्पररी बैरियर कंस्ट्रक्ट कर देते हो ताकि ये फ्लो थोड़ा सा नीचे हो जाएगी, क्योंकि फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है. आपने डैम का गेट खोल दिया है तो भी ये चढ़ते जा रहा है. तो इस केस में आप डिटेंशन डैम ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हो सो दैट ये फ्लो ऊपर ना जाते जाए, ये रुक जाए और आप पानी को रिलीज करते चले जाओ. आई होप इट इज क्लियर. यानी कि एक ऑब्स्ट्रक्शन अगर पानी नहीं रोक पा रहा है तो छोटे छोटे ऑब्स्ट्रक्शन, टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि यहाँ का फ्लो बढ़ता ना चले जाए. आई होप इट इज क्लियर. डाइवर्जन डैम बात हो गई है हमारी. बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक बिहेवियर, बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक बिहेवियर यानी कि पानी के बिहेवियर के हिसाब से आपने ऑलरेडी देख चुके हैं. देयर इज एन ओवरफ्लो डैम एंड देयर इज अ नॉन ओवरफ्लो डैम. द डैम कंसिस्ट ऑफ अ क्रेस्ट शटर्स on the top to allow the surplus water to flow, to overflow through gates are known as, sorry, overflow डैम में तो गेट्स नहीं आएगा. तो क्या बोल रहे हैं, द डैम विच कंसिस्ट ऑफ अ क्रेस्ट. क्रेस्ट मीन्स द टॉप पोर्शन. ओके, टू अलाउ द सरप्लस वाटर, ये आपका डैम हो गया. water that flows through the crest to allow the water to overflow through the dam is known as overflow dam. Non overflow dam, the dam which are constructed at high elevation level to prevent the overflow of water during heavy floods are called as non overflow dam. I hope clear हो गया आपको ये. नॉन ओवरफ्लो डैम्स, नॉन ओवरफ्लो डैम्स आप सभी को पता है, ऐसे डैम्स जिसकी हाइट ज्यादा होती है और उसमें पानी स्टोर होता है और अगर पानी को फ्लो कराना है आगे तो आप गेट्स के थ्रू कराते हो. नॉन ओवरफ्लो डैम ऐसे होते हैं. ओवरफ्लो डैम्स कैसे होते हैं, एक लिमिटेड हाइट के होते हैं जिसके ऊपर से पानी फ्लो करता है, ठीक है, विदाउट गेट्स. So that is the difference between overflow and non-overflow dams. I hope it is clear to all of you students. So that's it for today's lecture. Next, in the other lecture, we'll be covering this, the remaining part. So that's it for today. And thank you very much.